हेलो एवरीवन, दिस इज़ चित्रा लखेड़ा। वेलकम टू टेट ज्ञान। डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? पढ़ाई अच्छी से चल रही है ना? और अभी तक जो हमने 3 चैप्टर्स करे हैं उसको भी आपने अच्छे से पढ़ना है, क्योंकि सीटेट के बहुत सारे क्वेश्चंस उनमें से आते हैं। और गलत मत करना बिल्कुल भी। अगर कोई भी डाउट है तो कमेंट में जाके ज़रूर मुझे बताना, ठीक है ना? और जितने भी आपके डाउट्स होंगे हम कोशिश करेंगे कि हम अगली क्लास में उसको डिस्कस करें और उसको जल्दी से सॉर्ट आउट करें। तो चलिए टाइम वेस्ट ना करते हुए अब हम आज का अपना नया चैप्टर स्टार्ट करते हैं। और मेरे को बहुत अच्छा लगता है वो चैप्टर, आपको भी पसंद आएगा, जिसका नाम है मैप्स। देखिए, मानचित्र। अब इस चैप्टर में थोड़ा सा मैं इंट्रो बताती हूँ कि हम क्या क्या करेंगे। मानचित्र होते क्या है, ठीक है? मानचित्र किसे कहते हैं और मानचित्रों का हम यूज़ क्यों करते हैं। सबसे बड़ी बात कि क्यों है ये, क्यों इतने यूज़फुल होते हैं ये। दूसरा हम करेंगे कि मानचित्र के कंपोनेंट्स क्या क्या हैं। तीसरा हम इसमें करेंगे कि कितने तरह के होते हैं मानचित्र, और कैसे करके हम कोई भी लोकेशन को, बड़ी बड़ी लोकेशंस को कैसे हम छोटे छोटे मानचित्रों में दिखाते हैं और एग्जैक्ट दूरी बताते हैं वो हमारे को। तो वही सब करेंगे हम अपने आज के चैप्टर में। तो देखिए, अभी तक हमने पढ़ा था कि जब पृथ्वी के बारे में अगर हमें बताना है कि पृथ्वी में कॉन्टिनेंट्स कहाँ पर हैं और कहाँ पर उसके क्या कहते हैं, महासागर हैं, ओशिन्स वगैरह, तो उसके लिए हमने क्या लिया था, ग्लोब, सर्कल, क्योंकि पृथ्वी लगभग गोली है, जियोइड शेप है उसकी। और वैसे ही हमने उसका हूबहू प्रतिरूप किसको लिया, ग्लोब का। पर अगर मुझे ग्लोब में ही एक स्पेसिफिकली में कहते हैं ना कि इंडिया के बारे में देखना है, तो ग्लोब कितना होता है, छोटा सा, और इंडिया एक कंट्री बहुत ही, जैसे कहते हैं ना, बहुत ही छोटा है। और मुझे इंडिया के बारे में पता करना है अगर कि कितने स्टेट्स हैं उसमें, हमारी जो यूनियन टेरिटरी वो कहाँ कहाँ पर है, हमारे इंडिया में क्या क्या मिलता है, तो वो सब हम कैसे पता करेंगे। तो उसी के लिए ग्लोब को हटाकर क्या हम लाए हैं, मैप। मैप एक फ्लैट सरफेस होता है, जैसे ऐसे फ्लैट पेपर होता है कुछ इस तरह का, और जिसमें हम पृथ्वी के कुछ विशेष हिस्से होते हैं। जैसे पृथ्वी एक बहुत बड़ी है, उसमें अलग अलग कॉन्टिनेंट, महासागर में बता चुकी हूँ, लेकिन हमें उस कॉन्टिनेंट में ही स्पेसिफिकली, जैसे एशिया एक कॉन्टिनेंट है, उसी में ही अगर मुझे चाइना के बारे में पता करना है, तो चाइना क्या है, उसकी एक कंट्री है, और एशिया इतना बड़ा है, बहुत सबसे लार्जेस्ट है कॉन्टिनेंट, आपको पता ही है। तो चाइना के बारे में पता करने के लिए क्या करूँगी मैं ग्लोब का यूज़ नहीं करूँगी, मैं एक फ्लैट पेपर लूँगी और उस पर एक मैप बनाऊँगी चाइना का। पर मैं कोशिश करूँगी कि चाइना में जो अलग अलग स्टेट्स हैं उनके बीच की दूरी एग्जैक्ट हमारे मैप में भी दिखे, ताकि अगर हम मैप को चाइना में ले जाएं और वहाँ पर हम उसको देखें कि क्या ये एग्जैक्ट लोकेशन दिखा रहा है, तो बिल्कुल सटीक बैठे। तो मैप्स का क्या रोल होता है, मैप्स जब हमें पृथ्वी या किसी देश विशेष के बारे में, किसी एक पर्टिकुलर हिस्से के बारे में अगर हमें ज्ञान प्राप्त करना है, तो हम मैप का यूज़ करते हैं। देखिए, ग्लोब के महत्व के बारे में पढ़ चुके हैं, लेकिन ग्लोब का अध्ययन हम करते हैं, लेकिन जब हम पृथ्वी के होल रूप के बारे में, जब पूरी पृथ्वी के बारे में हमें पता करना है, तब हम ग्लोब का यूज़ करेंगे। पर जब पृथ्वी के एक पर्टिकुलर एरिया के बारे में पता करना है, तब हम किसका यूज़ करेंगे, मैप का। जब हम पूरी पृथ्वी का अध्ययन करना चाहते हैं, ये देखिए, जब हम पूरी पृथ्वी का अध्ययन करेंगे तब तो ग्लोब है। लेकिन जब हम पृथ्वी के केवल एक भाग का, ये केवल पे निशान लगा लें, केवल एक भाग का, जैसे अपना देश, हमारे देश में अलग अलग स्टेट्स में क्या होते हैं, अलग अलग डिस्ट्रिक्ट, जिले होते हैं, जिलों में भी क्या होते हैं, अलग अलग ब्लॉक्स होते हैं, और ब्लॉक्स में क्या होते हैं, विलेजेस होते हैं। समझ गए? तो अलग अलग देश, राज्य, जिले, शहर, गांव, इनके बारे में अगर पर्टिकुलरली हमें पता करना है, तो हम लोग किसका यूज़ करते हैं, तो हम लोग ऐसी स्थिति में मानचित्रों का उपयोग करते हैं। मानचित्रों में किसी एरिया के बारे में हम ज़्यादा अच्छे से समझ पाएंगे इंस्टेड ऑफ ग्लोब, ठीक है? ग्लोब क्या, उसमें मानचित्र पृथ्वी की सतह पर एक भाग के पैमाने के माध्यम से चपटी सतह है। मानचित्र क्या होता है, एक प्लेन पेपर होता है इस तरह का, आपने सभी ने देखा हुआ है, एक प्लेन पेपर होता है और उसकी एक लिमिट होती है, छोटा सा ही, उस पर चपटी से खींचा गया क्या, एक तरह की ड्राइंग, आरेखण है। लेकिन ये ड्राइंग ऐसी नहीं कि बच्चे ने गुचर पुचर, पर्टिकुलर ये एक ऐसी ड्राइंग होती है जिससे हमें, जिसके बारे में भी हम
इन्फॉर्मेशन ले रहे हैं वो अच्छे से मिले, वास्तविक इन्फॉर्मेशन मिले। तो वास्तविक इन्फॉर्मेशन हमें तभी मिलती है जब मानचित्र पर हम जो भी आरेखण खींच रहे हैं, जो भी चित्र बना रहे हैं एरिया, वो एक पैमाने पर आधारित हो, एक स्केल होता है। मानचित्र पर अगर हम कोई लोकेशन दिखा रहे हैं तो हमें एक पैमाने का उपयोग करके ही हम वो लोकेशन दिखा सकते हैं। जैसे मानचित्र पृथ्वी की सतह पर या इसके एक भाग के पैमाने के माध्यम से चपटी स्तर पर खींचा गया एक चित्र है। जैसे पृथ्वी की सतह क्या है, चपटी, वैसे ही एक चपटी सतह एक पेपर है, उस पर क्या है, ये एक चित्र बनाना। लेकिन चित्र ऐसा हो जो यूज़फुल हो, जो हमारे काम आए। और यूज़फुल चीज़ तभी होगी जब वो मेजरमेंट हो रखा उस पर, ठीक है। एक कहते हैं कि एक अच्छे से पैमाने द्वारा उसको खींचा गया हो। लेकिन एक गोलाकार सतह को पूरी तरह से चपटा करना असंभव है। अगर हम पृथ्वी के बारे में, ये बेसिकली ग्लोब के बारे में बोला जा रहा है कि अगर हम ग्लोब को, ये ग्लोब है, अगर इसको हम बीच में से काट दें, अलग कर दें और बिल्कुल फ्लैट कर दें तो कुछ इस तरह से बन जाएगा। लेकिन पृथ्वी को पूरी तरह, ग्लोब को पूरी तरह से काट के अगर हम मानचित्र बनाते हैं तो जो उभरा हुआ हिस्सा है उसको चपटा करना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। और हमें क्या दिखाने हैं, एग्जैक्ट अपनी लोकेशन दिखाने की, कौन सा कॉन्टिनेंट कहाँ है, कौन सी स्टेट कहाँ है। इसके लिए हमें एक फ्लैट सरफेस की ज़रूरत पड़ेगी। और फ्लैट सरफेस हमें कहाँ मिलेगा, प्लेन पेपर पर, जो कि मानचित्र होते हैं। प्लेन पेपर पर ही हम मानचित्र बना सकते हैं। मानचित्र हमारी विभिन्न ज़रूरतों के लिए आवश्यक है। कुछ मानचित्र छोटे क्षेत्र को, बिल्कुल जैसे विलेजेस हो गए, गांव वगैरह, छोटे छोटे जो विलेजेस हैं उनमें क्या क्या पाया जाता है, क्या क्या चीज़ें हैं, और उसके बारे में हमें इन्फॉर्मेशन बताता है। छोटे क्षेत्र, कितनी पॉपुलेशन है वहाँ की, वहाँ पर पानी, रोड कैसी है, कौन सी वहाँ क्या 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 MTNL जो ये जो टेलीफोन कम्युनिकेशन है वहाँ, इसके बारे में बताता है। दूसरे मानचित्र एक बड़ी किताब की तरह होते हैं। जब हम पर्टिकुलर एक मानचित्र देखते हैं तो किसी भी एक पर्टिकुलर एरिया को वो डिस्क्राइब करता है, उसके बारे में इंफॉर्मेशन देता है। लेकिन जब हम एक साथ कई सारे मानचित्र का कलेक्शन करके उसको एक बुक के रूप में यूज़ करते हैं तो वो हमारी एटलस कहलाती है। याद भी होगा आपको, आपने बचपन में एटलस देखी भी होगी। क्या होती है एटलस? एक साथ रख दिया जाता है तब एटलस बन जाता है, कलेक्शन ऑफ मानचित्र। एटलस क्या होती है? collections of maps are called, क्या होती है हमारी? collection of maps are called atlas। जब एक ही बुक के अंदर हमें लगभग सारे ही चित्र मिल जाएं, सभी देशों की लोकेशन, सभी के ही पर्टिकुलर कॉन्टिनेंट भी है, हर स्टेट, हर कंट्री का हमें क्या मिल जाए, चित्र मिल जाए, और वो एक बुकलेट में हो हमारी, उससे बोला जाता है एटलस। ठीक है, ये क्या होता है? विभिन्न प्रकार एवं अलग अलग पैमाने से। अब एक क्षेत्र के लिए एक ही पैमाना यूज़ नहीं होता, ये आप आगे पढ़ोगे कि स्केल कितने तरह के होते हैं। अगर हमें स्टेट का बनाना है तो उसके लिए हमें कौन सा स्केल लेना है, और अगर हमें पूरा जैसे कहते हैं कॉन्टिनेंट का बनाना है तो उसके लिए हम कौन सा पैमाना लेंगे। ये अलग अलग पैमाने यूज़ किए जाते हैं हर मानचित्र के लिए। ठीक है, मानचित्र एक ग्लोब की अपेक्षा हमें ज़्यादा जानकारी देता है। बिल्कुल सही, ग्लोब में तो एक पूरा पृथ्वी के बारे में पता है, एग्जैक्ट मेन दिखा दिया कॉन्टिनेंट और ये उनकी कंट्रीज़ हैं। मगर अगर हमें पर्टिकुलर किसी एरिया के बारे में ज़्यादा इन्फॉर्मेशन लेनी तो हमें उसके अंदर घुसना पड़ेगा, और वो किस में दिखा सकते हैं हम? सिर्फ अपने मैप्स पर। मानचित्र विभिन्न प्रकार के होते हैं, जिनमें से कुछ, अब मानचित्र कई तरह के होते हैं। पहला है हमारा भौतिक मानचित्र। भौतिक मतलब भूमि से संबंधित, और भौतिक से ये भौतिक को इंग्लिश में बोलते हैं फिजिकल मैप। ठीक है, जो पृथ्वी से संबंधित है और जो नेचुरली अपने आप बने हुए हैं। भौतिक, पृथ्वी की प्राकृतिक आकृतियाँ, प्राकृतिक मतलब तो नेचुरली पृथ्वी पर बनी हुई है। क्या बनी हुई है? पहाड़ हो गए तुम्हारे रेगिस्तान हो गए, तुम्हारे सागर हो गए, क्या है देखो, पर्वत, पठार, मैदान, नदियाँ, महासागर आदि, जो बिल्कुल नेचुरल बनी हुई हैं। नेचुरल चीज़ों को यानी प्राकृतिक आकृतियों को दिखाने के लिए हम कौन सा मानचित्र यूज़ करते हैं? भौतिक मानचित्र। याद रखिएगा, भौतिक को इंग्लिश में फिजिकल मैप बोला जाता है, और फिजिकल मैप मतलब जो अर्थ के ऊपर अपने आप बनी हुई चीज़ें। अपने आप, जब अर्थ बनी तो अपने आप ही ये नेचुरल हैं। ये भी नेचुरल, पर्वत, पठार, मैदान, नदियाँ, इनको अगर हमें मैप पर दर्शाना है तो कौन सा मैप लेंगे हम? उसके लिए लेंगे भौतिक मानचित्र।
दूसरा हमारा है राजनीतिक। ये तो हमारे नेचुरल थे, लेकिन ये क्या है राजनीतिक, ये हमने खुद बनाए हैं। एक तरह से आप कह सकते हैं कि राजनीतिक मैप हमने बनाए हैं। हमें अर्थ ने ये दिए थे, पर्वत, पठार, मैदान, नदियाँ, इन्हीं को ही हमने, जिस स्टेट में वो नदी जा रही है वहाँ पे एक बाउंड्री खींच दी। तो यानी कि जो राजनीतिक मानचित्र हैं वो किसको दर्शाएंगे, राज्यों को। जैसे राज्य, नगर, शहर, गांव, जिले, पर्टिकुलर एरिया, जैसे राज्य के अंदर शहर है, कौन सा रूरल है, कौन सा अर्बन है, ठीक है, विलेजेस में कौन कौन से ब्लॉक्स हैं, कहाँ कहाँ पर क्या है। तो इसके लिए अगर हमें चाहिए तो वो होता है हमारा राजनीतिक मानचित्र। जैसे आपने इंडिया का मैप देखा होगा, तो मैप में क्या है, हमारी टोटल स्टेट्स हैं 28। तो 28 को दिखाने के लिए जो मैप होता है, अलग अलग जो बाउंड्री शो कर रहा है, कुछ इस तरह का, ये आप देख लीजिएगा, कुछ इस तरह का ऐसे है। ये जो अलग अलग बाउंड्रीज दिखाते हैं अलग अलग, ठीक है, तो ये वाला जो ये क्या दिखा रहा है, अलग अलग स्टेट्स दिखा रहा है इंडिया की। और स्टेट्स यानी राज्य से संबंधित, और राज्य यानी राजनीतिक मानचित्र। समझ गए। नेक्स्ट आ गए हम थीमेटिक। थीमेटिक याद रखना, जो थीम पर आधारित होते हैं। थीमेटिक बना ही शब्द किससे है, थीम पर आधारित। यानी पहले हमने किया जो नेचुरल थे अपने आप, जो अर्थ पर बनी हुई चीज़ें, पर्वत, पठार, मैदान, वो क्या थे, भौतिक मानचित्र। उसके बाद हमने उसको चेंज करके एरिया में अलग अलग डिवाइड कर दिए, राज्य बना दिए, राज्यों के अंदर क्या जिले बना दिए, वो थे हमारे राजनीति से संबंधित राजनीतिक मानचित्र। अब हम आ गए थीमेटिक। अब राज्यों के अंदर भी क्या क्या है, यानी कौन सी थीम के ऊपर मैप बनेगा। जैसे कुछ मानचित्र विशेष जानकारियाँ, जैसे सड़क मानचित्र, हमारी सड़कें नेशनल है, नेशनल फ्लाईओवर चल रहा है कि स्टेट लेवल पर है, ठीक है। और हमारा वर्षा मानचित्र, कहाँ पर कौन से एरिया में ज़्यादा बारिश हो रही है, कौन से में कम हो रही है, तो ये भी हम किस में दिखाते हैं, थीम क्या है इसमें, देखो इसमें वर्षा है, वर्षा क्या है, थीम है, और थीम से क्या बना है हमारे थीमेटिक मानचित्र। इसमें गड़बड़ मत करना, ठीक है। पर्टिकुलर एक थीम देंगे वो तुम्हें, वर्षा मानचित्र, वन बताओ जी हमें, तो थीम क्या है हमारी, वन। तो वन से क्या होगा कि कहाँ पर हमारे सघन वन पाए जा रहे हैं इंडिया में, कहाँ पर कम वन पाए जाते हैं, जो घने वन नहीं है, ठीक है ना। उद्योग, इंडस्ट्रीज़, कहाँ पर लोहे का उद्योग है, कहाँ पर कच्चे माल का उद्योग है, तो पर्टिकुलर एक थीम दी जाती है इसमें। समझ गए। जैसे थीम यहाँ पर वर्षा, वन, उद्योग, सड़क, लोहे का कारखाना अगर आ जाए कि लोहा उद्योग, तो क्या एक थीम है ये। और थीम को किस में दिखाते हैं, थीमेटिक मानचित्र में, ये ध्यान रखिएगा। इस प्रकार के मानचित्र को थीमेटिक मानचित्र कहा जाता है। मानचित्र के 3 कंपोनेंट्स होते हैं, ठीक है, 3 घटक है, दूरी, दिशा और प्रतीक। मानचित्र हमें क्या क्या दिखाता है, हम मानचित्रों का यूज़ क्यों करते हैं। सबसे पहले मानचित्र हमें क्या दिखाता है, हमारे जैसे दूरी। मानचित्र एक आरेखण है, मतलब एक ड्राइंग की तरह है, ठीक है, जो कि पूरे विश्व या उसके एक भाग को छोटा कर देता है। अब बहुत बड़ा कॉन्टिनेंट है एशिया, और उसको हमें छोटे लेवल पर दिखाना है, तो क्या कर देंगे हम, उसको छोटा कर देंगे। लेकिन दूरियों को क्या करेंगे, एक कॉन्टिनेंट की दूसरे कॉन्टिनेंट से कितनी दूरी है, या जो एशिया में कंट्रीज़ हैं उनके बीच में कितना डिस्टेंस है, तो एकदम वास्तविक दिखाना पड़ेगा हमें मानचित्र में। ऐसे नहीं कि ड्राइंग बना दी। मैंने आपको बताया भी था, मानचित्र एक ऐसा आरेखण या ऐसी ड्राइंग होती है जो किसी पैमाने पर आधारित होती है, यानी कोई स्केल होता है उसमें यूज़ किया हुआ, उसी के आधार पर वो मानचित्र बनता है। तो मानचित्र एक आरेखण होता है जो पूरे विश्व या उसके एक भाग को छोटा करके एक कागज़ के पन्ने पर दर्शाता है। ये तो हमने पढ़ लिया है। यह कह सकते हैं कि मानचित्र छोटे पैमाने पर खींचे जाते हैं। अब पैमाना, स्केल, 2 तरह के स्केल होते हैं मानचित्र में यूज़ होते हैं। एक होता है छोटा पैमाना और दूसरा होता है, एक होता है छोटा पैमाना और दूसरा होता है बड़ा पैमाना। याद रखिएगा, बड़ा पैमाना। अब सिंपल वे में कह रही हूँ, जब हमें बहुत बड़े एरिया को मानचित्र पर दिखाना है तो तब हम यूज़ करेंगे छोटा पैमाना, स्मॉल स्केल। जब हमें, जैसे इंडिया बहुत बड़ा है कुछ इस तरह से, ठीक है, अगर मैं पूरा इंडिया का ऊपर से नीचे तक का दूरी बताऊं तो मैं पूरे इंडिया को अगर बड़े पैमाने पर दिखाती हूँ, बड़े पैमाने का मतलब ज़्यादा डिटेल में दिखाना है इंडिया के हर कोने को, लेकिन क्या ये संभव होगा हमारे मैप पर। मैप हमारा छोटा सा है, तो उसमें मैं कैसे इंडिया को पूरा वो कर सकती हूँ ऊपर से नीचे तक ये। तो उसके लिए हम क्या यूज़ करेंगे,
हम उसके लिए छोटा पैमाना यूज़ कर देंगे। अपने स्केल की जो बीच के जो वो है ना, जो हम लेते हैं सेंटीमीटर, वो हम कम कर देंगे। जैसे यहाँ से लेकर इंडिया की यहाँ तक जो है दूरी, ये किलोमीटर्स में होगी। किलोमीटर को हम छोटे मैप पे नहीं दिखा सकते, तो उसको छोटे पैमाने पर सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर दिया जाता है। समझ गए? तो छोटे पैमाने पर ज़्यादातर क्या होते हैं, कब यूज़ करते हैं हम छोटा पैमाना? जब हमें बड़ा एरिया दिखाना पड़ता है मैप पर। लेकिन इसे इतनी आसानी से छोटा किया जाता है ताकि स्थानों के बीच की दूरी वास्तविक रहे। मैंने कहा था कि मानचित्र ये नहीं कि हम कुछ भी खींच दें, पैमाने का यूज़ ऐसे करना है कि एग्जैक्ट जो इंडिया की है ऊपर से नीचे की दूरी हमें एग्जैक्ट मिल जाए। और वो कैसे मिलेगी अब हम आगे देखते हैं। ये देखिए, यह तभी संभव होता है जब कागज़ पर एक छोटी दूरी स्थल की बड़ी दूरी को व्यक्त करती है। मैंने आपको बताया स्थल की दूरी यानी इंडिया और यानी कि कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक का जो पूरा डिस्टेंस है वो किलोमीटर्स में है कुछ, ठीक है। उस किलोमीटर को हम छोटे से मैप में दिखाएंगे। तो उसके लिए हमें क्या करना है, छोटी दूरी को स्थल की बड़ी दूरी को व्यक्त करना। तो जो वास्तविक दूरी होगी, ये देखिए, इसलिए इस उद्देश्य के लिए एक पैमाने को चुना जाता है, एक स्केल चुना जाता है बड़ी दूरी को छोटी दूरी बनाने के लिए मैप पर। पैमाना स्थल पर वास्तविक दूरी तथा मानचित्र पर दिखाई दूरी के अनुपात होता है। अब जो स्केल होता है, देखो ये स्केल क्या है, हमने स्केल क्या होता है, हमारी वास्तविक दूरी क्या है इंडिया की, ठीक है, ऊपर आ जाएगा। और नीचे जो हमने पैमाने पर ली है, मैप पर जो ली है दूरी, क्या लिया है, ऑन मैप, इसका एक रेशो बना दिया जाता है। मैप का जो स्केल लिया है हमने, ठीक है, ये दूरी क्या ली है, जो मैप का स्केल है। जब इनको डिवाइड करते तो हमें पता चल जाता है कि एग्जैक्ट जो दूरी है वो कैसी, कितनी, हम जो मैप पर कैसे दिखाएंगे एग्जैक्ट दूरी। जैसे आपको ये देखो, ये ए है और ये बी जगह है, ठीक है, ये ए जगह है और एक ये बी जगह है। इनके बीच की दूरी है हमारी 500 किलोमीटर। एक ए जगह थी और एक बी जगह थी, इनके बीच की दूरी कितनी थी हमारी, 500 किलोमीटर। और हमने अपना स्केल क्या लिया, दोबारा से देखते हैं, एक मिनट, ये हमारी ए जगह है और ये बी जगह है। इनके बीच की दूरी ली हमने 500 किलोमीटर। अब किलोमीटर को हम एक छोटे से मैप में तो दिखा नहीं सकते, तो ये क्या है, हमारी वास्तविक दूरी है। ये क्या थी, हमारी वास्तविक दूरी, ठीक है। अब इसको हमें मैप पर लाना है, पर मैप पर हम कैसे दिखाएंगे इसे, एक स्केल हम यूज़ करेंगे, या तो छोटा या बड़ा। तो मैप में हमने क्या स्केल लिया, हमने लिया 500 ग्राम और हमने स्केल लिया है 2 सेंटीमीटर। स्केल हमने लिया है 2 सेंटीमीटर, यानी जो 2 सेंटीमीटर है वो किसके बराबर है, 500 किलोमीटर के बराबर। समझ गए? 2 सेंटीमीटर किसके बराबर है, 500 किलोमीटर के बराबर। अब जब हम इसे काटेंगे कुछ इस तरह से, 2 = 500, तो कट के क्या आ गया, 1 सेंटीमीटर = 250 किलोमीटर। यानी हमारा 1 सेंटीमीटर, यानी मैप में हमारा हल्का सा 1 सेंटीमीटर कितना दिखा रहा है, 250 किलोमीटर को डिस्क्राइब कर रहा है। ये ए से अगर हम जाते हैं 1 सेंटीमीटर, यानी कि हम 250 किलोमीटर यहाँ दिखा रहे हैं, 250 किलोमीटर का डिस्टेंस हमने कवर किया है। फिर अगर हम और क्या करते हैं, 250 और चले गए तो क्या आ जाएगी, एग्जैक्ट लोकेशन आ जाएगी 500 किलोमीटर। ये तो वास्तविक। और मैप में क्या करेंगे, ये कितना था हमारा, 2 सेंटीमीटर। समझ गए? मैं दोबारा बता रही हूँ, एक जगह ए और बी, इनके बीच दूरी थी 500 किलोमीटर, पर मैप में हम वो 500 किलोमीटर पूरा डिस्टेंस नहीं दिखा सकते। तो हमने अपना एक स्केल लिया, हमने कहा कि जो 2 सेंटीमीटर है ना, वो 500 किलोमीटर के बराबर है। एक मिनट,
ये क्या है हमारा 500 किलोमीटर के बराबर है। अब उसने ये बोला है, देखो अनुपात होता है, क्या होता है, वास्तविक दूरी और मैप की दूरी, मैप में जो हमने स्केल लिया है उन दोनों के बीच का क्या होगा, अनुपात होगा। मानचित्र पर दिखाई गई दूरी, ये देखो वास्तविक दूरी और मानचित्र पर दिखाई गई दूरी, मानचित्र में हमने क्या दिखाई थी, 2 सेंटीमीटर की दूरी दिखाई थी। तो ग्राउंड लेवल पर क्या थी, 500 किलोमीटर थी वास्तविक, और जो हमने दिखाई थी वो क्या थी, जैसे हमने अपना लिया है वो 2 सेंटीमीटर दिखाया। तो कह रहा है वास्तविक दूरी, यानी सिंपल आप लिख सकते हो यहाँ पर 500 किलोमीटर, और मानचित्र पर दिखाई गई दूरी कितनी थी हमारी, 2 सेंटीमीटर। अपने लिख सकते हैं कि बीच का अनुपात। अब इन दोनों का यानी कि सिंपल बोल सकते हैं यही होता है अनुपात, 500 किलोमीटर, यानी कि 2 को अगर हम काट देते हैं तो वही आ गया हमारा 1 सेंटीमीटर 250 किलोमीटर के बराबर है। उदाहरण के लिए आपके विद्यालय एवं आपके घर के बीच, मैंने बताया था विद्यालय यानी A और घर यानी B के बीच की दूरी क्या है, 10 किलोमीटर है। चलो इसे सॉल्व करते हैं, क्वेश्चन आ गया हमारा, इसे करते हैं सॉल्व। हमारे विद्यालय यानी विद्यालय मतलब स्कूल और हमारे होम के बीच की दूरी कितनी है, 10 किलोमीटर। ये कह रहे हैं वो, जिसे मानचित्र पर 2 सेंटीमीटर, और स्केल कौन सा लिया है हमने, मानचित्र पर, यानी कि 2 सेंटीमीटर में इसको दिखाया गया है, ये इतना 2 सेंटीमीटर, ए और बी। तो ये क्या है, हमारी वास्तविक दूरी है, मेरे घर से लेकर स्कूल तक की क्या है, ये वास्तविक दूरी। और ये क्या है, हमारी मानचित्र पर जो हमने दिखाई है ऑन मैप, ये वाली दूरी है जो हमने स्केल लिया है। मानचित्र पर 2 सेंटीमीटर दूरी में व्यक्ति, इसका अभिप्राय कि मानचित्र का 1 सेंटीमीटर, अभी देखो 2 सेंटीमीटर किसके बराबर दिखाया हमने, किसके बराबर दिखाया हमने, 2 सेंटीमीटर इज इक्वल टू कितना है हमारा, 10 किलोमीटर। यानी अगर हम 2 को काटेंगे तो 1 सेंटीमीटर किसके बराबर होगा, 5 किलोमीटर के बराबर। समझ गए आप, ये वास्तविक दूरी थी। वास्तविक दूरी को जब हमने मानचित्र वाली दूरी से डिवाइड किया, दोनों का रेशो निकाला, तो क्या आया, 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 5 किलोमीटर। यानी अगर हम मानचित्र में 1 सेंटीमीटर खींचते हैं तो वो वास्तविक दूरी कितने के बराबर होगी हमारी, 5 किलोमीटर के बराबर होगी। ये समझ आ गया होगा आपको। जिसे मानचित्र पर 2 सेंटीमीटर दूरी में व्यक्त किया गया, इसका अभिप्राय है कि मानचित्र का 1 सेंटीमीटर, ठीक है, ये रहा 1 सेंटीमीटर 5 किलोमीटर को दर्शाएगा। निकल गया। वास्तविक दूरी को किससे डिवाइड करना है, जो मैप की दूरी हमने ली है, जो स्केल लिया है हमने। आपके रेखाचित्र का पैमाना 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 5 किलोमीटर होगा। ये हमारा आंसर आ गया था। कैसे आया था, एक्चुअल दूरी अपॉन में जो हमने मानचित्र पे ली थी, दोनों को जब डिवाइड किया तो क्या आया, 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 5 किलोमीटर आ गया था हमारा। इस प्रकार पैमाना किसी भी मानचित्र के लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है। मैं आपको दोबारा बता रही हूँ, मानचित्र में हम क्या करते हैं, वास्तविक दूरी दिखाते हैं, लेकिन क्या कर देंगे, पैमाना छोटा कर देते हैं उसका। जैसे किलोमीटर है, 5 या 10 किलोमीटर को हम पूरा डिस्टेंस नहीं दिखा सकते, तो हमने जो उसका एक्चुअल डिस्टेंस था उसको हमने डिवाइड किससे कर दिया, अपने स्केल से, जो हमने मानचित्र में स्केल लिया था। इसमें देखा 2 सेंटीमीटर लिया था उसने स्केल। जब 2 को हमने 10 से डिवाइड करा तो क्या है हमारा, 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 5 किलोमीटर के बराबर। और हम वो इजीली सेंटीमीटर्स को हम इजीली क्या करेंगे, अपने फ्लैट पेपर पर या मानचित्र पर दिखा सकते हैं। अगर आपको पैमाने की जानकारी है और आप मानचित्र पर दिए गए किसी भी 2 स्थानों के बीच की दूरी का पता लगा सकते हैं। अभी देखिए ऐसे है, कुछ इस तरह से। अगर मैं अपना एक स्केल लूँ और मुझे यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी देखनी है, ठीक है, ये 2 पॉइंट है, तो इसमें क्या दे रखा है, देखो 1 सेंटीमीटर को 10 मीटर के बराबर बोल रखा है। और सपोज करो अगर ये मेरा कितना है, ये हमारा 5 सेंटीमीटर है, ये हमारा अगर 50 मीटर है, तो क्या अगर मैं स्केल से नापूंगी इसे तो कैसे निकालूंगी,
ये देखो, ये हमारा एक्चुअल दूरी हमारी क्या है 50 मीटर, और हमने कितना ले रखा है 1 सेंटीमीटर 10 के बराबर। तो यानी 50 मीटर को काटेंगे तो 10 के बराबर, तो 50 मीटर 1 इंटू 50, यानी 50/10, यानी 5 आ गया। 5 मीटर किसके बराबर है, 1 मिनट, दोबारा से समझाती हूँ मैं आपको। ये देखिए, हमने स्केल से, अपने जो स्केल यूज़ करते हैं, हमने यहाँ से लेकर यहाँ तक का देखा, ठीक है। यहाँ पर हमें मिला कि टोटल इनके बीच की दूरी कितनी है हमारी, करीब 12 इंच 10 सेंटीमीटर होगी, ठीक है। और 1 सेंटीमीटर हमारा 10 मीटर के बराबर था, तो यानी 10 सेंटीमीटर इंटू 10 कर देंगे, तो टोटल बीच की दूरी कितनी आ गई 100 मीटर। ये 10 सेंटीमीटर था और 1 सेंटीमीटर हमारा 10 मीटर के बराबर था, ठीक है। तो यानी कि 10 सेंटीमीटर कितना होगा 10 × 100 मीटर। तो यानी इसकी अगर वास्तविक दूरी देखेंगे तो कितनी है 100 मीटर है इसकी वास्तविक दूरी, लेकिन हम 100 मीटर को मैप पे तो नहीं दिखा सकते, तो इसलिए हमने क्या लिया 1 सेंटीमीटर के हिसाब से। जब हमने अपने स्केल से चेक करा तो ये हमारा 10 सेंटीमीटर दिखा था, तो 10 सेंटीमीटर को क्या किया हमने, फिर हमने एग्जैक्ट अगर वास्तविक दूरी निकाली तो हमने इसको मल्टीप्लाई कर दिया था, समझ गए। तो जब बड़े क्षेत्रफल वाले भागों जैसे महाद्वीप, मैंने आपको बताया था, जब बहुत बड़े बड़े एरिया महाद्वीप, और कहते हैं कि बड़े बड़े जो महाद्वीप हो गए, बहुत बड़ी कंट्रीज़ हो गई हैं, जैसे हमारा अफ्रीका बहुत बड़ा कॉन्टिनेंट है, अगर उसको हम दिखाएंगे तो क्या करेंगे, हम छोटे पैमाने वाला लेंगे ताकि उसको छोटे लेवल पर पूरी तरह से समझा जा सके। या देशों को कागज़ पर दिखाएं तब हम लोग छोटे पैमाने का, आप ऐसे भी याद कर सकते हैं कि बड़े एरिया के लिए छोटा पैमाना, बड़े एरिया को हम एक साथ नहीं दिखा सकते, इसलिए उसके लिए हम छोटा पैमाना यूज़ करेंगे का उपयोग करते हैं। उदाहरण के लिए मानचित्र में 5 सेंटीमीटर, ये देखो 5 सेंटीमीटर स्थल के लिए 500 किलोमीटर को दर्शाता है। इसको छोटे पैमाने वाला मानचित्र 500 किलोमीटर है, ये एक एरिया बहुत बड़ा 500 किलोमीटर है, मैंने आपको बताया था ये रहा 500 किलोमीटर, और इसको 5 सेंटीमीटर में हमने मैप में दिखा दिया, ए और बी 5 सेंटीमीटर। 5 सेंटीमीटर किसके बराबर कर दिया हमने 500 किलोमीटर के बराबर कर दिया है 5 सेंटीमीटर। तो यानी 5 × 1 = 5, यानी 1 सेंटीमीटर किसके बराबर आ गया 100 किलोमीटर के बराबर आ गया। 1 सेंटीमीटर क्या हो गया 100, यानी 1 सेंटीमीटर 100 किलोमीटर का डिस्टेंस दिखा रहा है। तो यानी कि 5 सेंटीमीटर कितना का दिखाएगा 500 किलोमीटर का डिस्टेंस हमें दिखाएगा। तो छोटे, और बार बार कह रही हूँ कि आप ऐसे याद करें, बड़े एरिया के लिए छोटा पैमाना, बड़े एरिया को दिखाने के लिए छोटा पैमाना, और इसका उल्टा क्या हो जाएगा, छोटे एरिया को दिखाने के लिए अगर हमें छोटा सा एक गांव है, वो ऑलरेडी 2 या 3-4 किलोमीटर के बीच में है, उसमें हम कौन सा यूज़ करेंगे बड़ा पैमाना, ताकि हम उसके हर कोने पर क्या क्या चीज़ें हैं वहाँ अच्छे से देखने के लिए क्या यूज़ करेंगे बड़ा पैमाना। कुछ इस तरह से, ये देखिए ये क्या है, एक गांव का चित्र है। इस गांव में दुकानें हैं, कुआं है, पेड़ है, लेकिन अगर इसे हम छोटा सा ही है, ये कितना है, ये 1 सेंटीमीटर 10 मीटर के बराबर दे रखा है। तो ये छोटा सा गांव था जिसको हमने बड़े पैमाने पर दिखाया है, छोटी जगह को बड़ा बनाकर दिखा दिया मैप पर। हर चीज़ हमें पता चल रही है, यहाँ पर पोस्ट ऑफिस है, यहाँ पर सामुदायिक केंद्र है, यहाँ पर पेड़ है, यहाँ पर विद्यालय है, क्योंकि गांव में ज़्यादातर बड़ी चीज़ें नहीं होती हैं। तो हर गांव की अगर हमने लोकेशन देखनी है, छोटे एरिया की, छोटे छोटे ज़िले होते हैं, तो उसके लिए हम बड़े पैमाने का यूज़ करेंगे। और जब बड़े एरिया को, बहुत बड़ी कंट्री को या बहुत बड़े महाद्वीप को देखेंगे तो उसके लिए हम छोटा पैमाने का यूज़ करेंगे। जब बड़े क्षेत्रफल वाले भागों को, मैंने आपको बता ही दिया है, महाद्वीप हों बड़े बड़े, तो क्या होता है कागज़ पर दिखाना हो तब हम छोटे पैमाने का, हम इतने बड़े महाद्वीप को इतने से पेपर पर नहीं दिखा सकते हैं, इसलिए हम अपने पैमाने का जो माप है वो छोटा कर देंगे, ठीक है। उदाहरण के लिए 5 सेंटीमीटर स्थल के लिए 500 किलोमीटर को दर्शाता है,
इसको छोटे वाले पैमाने वाला मानचित्र कहते हैं। अभी हमने पीछे करा भी था कि 500 किलोमीटर को क्या है, 500 किलोमीटर हमारी वास्तविक दूरी थी, जिसको हमने मैप में क्या दिखाया, 5 सेंटीमीटर। मैप पर क्या दिखाया, 5 सेंटीमीटर। तो वो क्या कह रहे हैं कि इसको छोटा पैमाना कर दिया हमने। किलोमीटर को किस में दिखा दिया, सिंपल सेंटीमीटर में, क्योंकि एक स्केल में आपने देखा है ना कि सेंटीमीटर होते हैं उसमें अलग अलग। बड़े पैमाने मानचित्र छोटे पैमाने मानचित्र की अपेक्षा अधिक जानकारी देते हैं, बिल्कुल सही बात है। बड़े पैमाने वाले मानचित्र छोटा पैमाना यानी बड़ी बड़ी जगहों के लिए छोटा, यानी मेन पॉइंट्स हम उनके बारे में बता रहे हैं। कॉन्टिनेंट है उसके लिए छोटा पैमाना लिया है, तो हम उसके बीच की दूरी बता रहे हैं, उसके बारे में ज़्यादा डिटेल में नहीं बता रहे। ज़्यादा डिटेल में हमें कब पता चलेगा, जब छोटा एरिया होगा और बड़ा पैमाना होगा। समझिए, छोटा एरिया यानी छोटा सा गांव है, उसको बहुत अच्छे से ब्रीफली बताना है सबको डिटेल में जाके, तो उसके लिए हम क्या चुनेंगे, बड़ा पैमाने वाला मानचित्र। नेक्स्ट होता है, वो तो हमारा था दूरी। अब ये हमारा क्या आ गया, दिशा यानी डायरेक्शन। अधिकतर मानचित्रों में ऊपर दाहिनी तरफ, देखिए अब दोबारा से दिखाती हूँ आपको, एक मिनट, ये देखिए हमारे राइट हैंड की तरफ ये क्या दिखा रहा है, उत्तर दिशा। हर मानचित्र में एक दिशा का निर्धारण होता है, यानी ये मानचित्र हमें इस तरह से देखना है, उत्तर दिशा ऊपर। अगर हम यहीं से ही काटेंगे तो नीचे क्या होगी, दक्षिण। अगर ऊपर है, अभी हम हर बार करते हैं कि अगर ऊपर उत्तर है तो नीचे क्या होगी, दक्षिण। और मैंने आपको शुरू में ही कहा था, जो हमारा सीधा हाथ होगा उधर क्या होती है हमारी पूर्वी दिशा, याद रखना पूर्व। और हमारे लेफ्ट साइड में क्या होती है, पश्चिम दिशा। तो इस तरह से हम अपने डायरेक्शन के बारे में पता कर सकते हैं। अगर ऊपर उत्तर है तो नीचे दक्षिण, सीधे हाथ की तरफ पूरब और उल्टे हाथ की तरफ पश्चिम। ये देखिए, ऊपर क्या है, उत्तर के लिए हम एन भी लिखते हैं, एन, या फिर हिंदी में ऊ लिखा जाता है। नीचे हम क्या लिखते हैं, दक्षिण के लिए क्या लिखते हैं, साउथ या फिर द लिखा जाता है। ईस्ट के लिए ई भी लिखते हैं, और वेस्ट यानी पूर्व, और यहाँ पर पश्चिम लिखा जाता है, पा के ऊपर वो। देखिए, यह तीर का निशान उत्तर दिशा को दर्शाता है, जो हमने पीछे पढ़ा, इसे उत्तर रेखा कहते हैं। जब हम उत्तर के बारे में जानते हैं तब इजीली, सही बात है, जब हम उत्तर के बारे में जानते हैं तो हम दक्षिण भी निकाल लेंगे। फिर उत्तर के ठीक सीधे हाथ की तरफ हमें पता है ये क्या है, हमारा पूर्वी है दिशा है, और उत्तर दिशा के हमारा लेफ्ट साइड में क्या है, हमारी पश्चिम दिशा। दूसरी दिशा जैसे पूर्व, पश्चिम, दक्षिण के बारे में पता लगा सकते हैं। चित्र में मुख्य दिशाओं उत्तर दक्षिण, नेक्स्ट चलते हैं। उत्तर, दक्षिण, पूर्व एवं पश्चिम, वे क्या कहते हैं, प्रधान दिग्बिंदु कहते हैं इन्हें। ये मेन डायरेक्शन होती हैं, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट और वेस्ट, और इन्हीं से ही सब डायरेक्शंस बनती हैं। याद रखिएगा, ये 4 डायरेक्शंस क्या है, हमारी मेन डायरेक्शंस हैं, और हमें अब इनकी ही क्या बनानी है, सब डायरेक्शन। ऑन क्या होगी, अगर नॉर्थ और ईस्ट के बारे में, ये वाली रेखा क्या आ जाएगी, एन और ईस्ट, यानी उत्तर पूर्वी दिशा। एन और ई के बीच वाली क्या होगी, उत्तर पूर्वी दिशा। और उत्तर, ये एन और एस से ही दिशाएं बनेंगी। आपको पता है जो हमारा कंपास होता है उत्तर और दक्षिण दिशा को ही दिखाता है, तो इन्हीं से ही क्या होगी, साउथ ईस्ट। क्या बोला जाएगा इस वाली दिशा को, ईस्ट और साउथ के बीच की साउथ ईस्ट, यानी दक्षिण पूर्वी दिशा। ये क्या थी हमारी उत्तर पूर्वी दिशा, और ये क्या है हमारी दक्षिण पूर्वी दिशा। और ये हमारी आ जाएगी नॉर्थ वेस्ट, और ये साउथ वेस्ट, यानी उत्तर पश्चिमी दिशा और दक्षिण पश्चिमी दिशा। ये नॉर्थ और साउथ से ही बाकी की दिशाएं बनेंगी, और मेन हमारी 4 डायरेक्शन कौन सी होती हैं, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट और वेस्ट। नॉर्थ और ईस्ट के बीच की जो डायरेक्शन बनेगी वो नॉर्थ ईस्ट कहलाएगी। साउथ और ईस्ट के बीच कौन सी डायरेक्शन होगी, साउथ ईस्ट। और साउथ और वेस्ट के बीच की डायरेक्शन साउथ वेस्ट, और नॉर्थ और वेस्ट के बीच की डायरेक्शन को क्या कहेंगे, नॉर्थ वेस्ट। ठीक है, उत्तर पूर्व जिसे हिंदी में बुलाता है दक्षिण पूर्व, दक्षिण पश्चिम,
तथा उत्तर पश्चिम, इन बीच वाली दिशाओं की मदद से किसी भी स्थान की स्थिति का पता लगाया जा सकता है। अगर हमें पता है कि हमारे पास डायरेक्शन, हमें पता है कि ये नॉर्थ है, साउथ है, ईस्ट है, वेस्ट है, तो हम इजीली कहीं पर भी कहते हैं कि भैया लेफ्ट मुड़ जा, राइट मुड़ जा, इधर आ जा, अपने पूर्वी दिशा में चला जाइए, अपना पश्चिम में। तो ये क्या है, इससे अगर हमें दिशाओं का अच्छे से ज्ञान है तो हम इजीली कहीं भी जा सकते हैं, वर्ल्ड में कहीं भी जा सकते हैं हम। नेक्स्ट, हम दिक सूचक मतलब कंपास की सहायता से भी किसी स्थान की दिशा का, कंपास मैंने कहा भी था कि क्या होता है, नॉर्थ और साउथ को दिखाता है। यह एक यंत्र होता है, इसमें एक चुंबक लिखा होता है एक तरह का, जिसकी सहायता से मुख्य दिशाओं का पता लगाया जाता है। इस चुंबकीय सुई की दिशा हमेशा उत्तर और दक्षिण कुछ इस तरह से होती है, उत्तर और ये दक्षिण की तरफ होती है। ये नॉर्थ को दिखाती है और साउथ को, और जहाँ पर भी जाते हैं नॉर्थ और साउथ की तरफ भी बिल्कुल सीधी हो जाती है। ये बता देती है हमें कि हम किस डायरेक्शन में हैं। नेक्स्ट आ गया हमारा प्रतीक। प्रतीक यानी क्या होते हैं, सिंबल्स। यह किसी भी मानचित्र का तीसरा प्रमुख घटक है। अब अगर देखो, किसी भी मानचित्र पर वास्तविक आकार प्रकार के विभिन्न आकृतियां, जैसे भवन, सड़क, पुल। अब अगर हमें मैप बनाना है, ठीक है, और मैं कहती हूँ कि स्कूल भी दिखा देना, जैसे हम एक गांव का मैप बना रहे हैं, उसमें हमारा स्कूल भी था, ठीक है, हमारे कुएं भी थे, हमारी रेल की पटरी भी जा रही है, रेल, सड़क परिवहन भी जा रहा है, कैसा है। तो क्या मैं पूरे मैप में पिक्चर्स बनाऊंगी अलग अलग, ये मैंने भैया ये मैंने कुआं बना दिया बड़ा सा, ये मैंने ट्री बना दी, ये हमारी रेलवे ट्रैक जा रहा, कलर कर दिया, तो मैप नहीं बनेगा। वो क्या बन जाएगी, एक पेंटिंग बन जाएगी। और मैप और पेंटिंग में फ़र्क है। पेंटिंग हमारे थॉट्स पे होती है, याद रखना, जो भी हम सोचते हैं हम वो बना देते हैं, कलर करके दिखा देते हैं, हाँ ये है। लेकिन मैप क्या होते हैं, एक स्केल पर होते हैं, दिशा, दूरी, इनके बारे में ज्ञान करवा रहे हैं मैप हमें, कि कौन सी डायरेक्शन में है, हमें कहाँ जाना है, कितना डिस्टेंस है, कितनी जल्दी हम वहाँ पहुँचेंगे, क्या क्या वहाँ के जो लैंडमार्क हैं। तो उन चीज़ों को दर्शाने के लिए बजाय सड़क और ये क्या कहते हैं विद्यालय और ये हमारे घर ना बनाकर, हम उन्हें कुछ अलग आकृतियों में भी दिखा सकते हैं। देखो, विभिन्न आकृतियाँ जैसे भवन, सड़क, पुल, वृक्ष, रेल की पटरियाँ या कुएं दिखाना संभव नहीं होता, ठीक है। इसलिए वे निश्चित अक्षर, फिर क्या करते हैं, उनके लिए कुछ अक्षर चुनते हैं, जैसे PS यानी पुलिस स्टेशन, सिंपल। PTO यानी PS यानी पुलिस स्टेशन, ठीक है। RS यानी रेलवे स्टेशन। तो ये प्रतीक कम स्थान में अधिक जानकारी प्राप्त करते हैं। अगर मैं पुलिस स्टेशन का पूरे मैप में बनाने लग जाऊँ ना, तो पूरा मैप ही कवर हो जाएगा, लेकिन मेरा पुलिस स्टेशन नहीं बनेगा। लेकिन अगर मैंने PS लिख दिया या RS लिख दिया या PTO लिख दिया, तो उसी से ही पता चल जाएगा कि वहाँ पर कौन सी जगह है, ठीक है। तो ये विभिन्न अक्षर हो सकते हैं, छाया भी हो सकती है, रंगों का भी यूज़ कर सकते हैं हम। जैसे ज़्यादातर हम क्या करते हैं, अगर हमें नदी का पानी वाला एरिया दिखाना है मैप में, तो क्या दिखाएंगे हम, नीला रंग कर देते हैं ज़्यादातर पानी दिखाने के लिए। या पठार दिखाने हैं हमने, कैसे हैं प्लेट्यूज वगैरह, तो हम ज़्यादातर क्या करते हैं, पठारों में पीला रंग कर देते हैं। और बचपन से जब भी आप ड्राइंग बनाते हो, पहाड़ों में कौन सा कलर करते आ रहे हो, ब्राउन कलर, भूरा रंग। और ग्रीनरी दिखानी है चारों तरफ हरी भरी, तो ग्रीन कलर। तो रंगों के द्वारा भी हम बता सकते हैं उस एरिया के बारे में कि वो कौन सा एरिया है। रेखाओं का उपयोग करके दर्शाए जाते हैं। ये प्रतीक कम स्थान में, बिल्कुल बहुत कम स्थान घेरा है इसने, लेकिन क्या बता दिया भैया, ये पुलिस स्टेशन का एरिया है, समझ गए। सिंपल PS लिखा है छोटा सा, और उसी से पता चल गया कि यहाँ पर क्या है, पुलिस स्टेशन है। नेक्स्ट, इन प्रतीकों के इस्तेमाल के द्वारा मानचित्र को आसानी से खींचा जा सकता है। ये प्रतीक हैं। अगर मैं कहूँ कि भैया अपने दोस्त को कि तू भैया यहाँ से ना सीधे आइयो, यहाँ पर क्या है, पुलिस स्टेशन है, तो PS लिख दिया, इजी है। यानी ये यहाँ से गया ए, यहाँ पर इसने कहा हाँ पुलिस स्टेशन है। अब पुलिस स्टेशन के ना सीधे तू ना राइट में हो लियो, वहाँ पर क्या आएगा, एक कुआं आएगा कुछ इस तरह का, ठीक है। उसके आगे जाएगा तो वहाँ पर ना एक मंदिर होगा। अब हम पूरा मंदिर नहीं बनाएंगे, छोटे से छोटे छोटे इनके बने हुए होते हैं पिक्चर्स, वो हम बनाते हैं, ठीक है। मैप पर कुछ आकृतियाँ खींची हुई होती हैं, तथा इनका अध्ययन करना आसान होता है। जब हम इन चीज़ों का यूज़ करते हैं, इन प्रतीकों का, तो हम इजीली समझ पाते हैं, कम समय में ज़्यादा नॉलेज मिलती है हमें इनसे। अगर आप एक क्षेत्र की भाषा को देखिए, अगर मैं
चाइना चली जाती हूँ या यूरोपियन कंट्रीज़ में चली जाती हूँ और मुझे वहाँ की लैंग्वेज नहीं आती है, तो ये जो प्रतीक होते हैं ये इंटरनेशनली लेवल पर सबकी कोऑर्डिनेशन से बनाए गए हैं। सब ने अपनी सहमति दिखाई है कि पीएस हो गया या फिर आरएस हो गया या फिर ये कुछ तरह इस तरह के जो ये हम टेम्पल कह सकते हैं, यहाँ पर क्या होता है ये चर्च वगैरह के, तो ये जो प्रतीक हैं ये पूरे इंटरनेशनल लेवल पर एक्सेप्ट किए गए हैं, उन लोगों ने ही बनाए हैं। और हम कहीं भी चले जाएं, इंडिया में रहें, किसी भी देश, यूएस चले जाएं, यूके चले जाएं, सब जगह ये प्रतीक एज इट इज़ मिलेंगे। अगर आप जा रहे हो और आपको वहाँ की लैंग्वेज नहीं आ रही है और आप देख रहे हो भाई सामने बोर्ड है इस तरह का, कुछ ऐसी लाइन जा रही है, ये है इस तरह की, तो आप कहोगे अच्छा यहाँ पर तो रेलवे ट्रैक होगा, ये तो मैंने अपने यहाँ देखा था, ये तो रेलवे ट्रैक का साइन है। पीएस लिखा होगा, आप कहोगे हाँ यार हमारे यहाँ भी पीएस यानी पुलिस स्टेशन है, तो यहाँ भी वही है। तो एज सब जगह ये प्रतीक एज इट इज़ होते हैं। आप किसी भी कंट्री में जाओगे, आप इजीली अगर इन प्रतीकों की आपको नॉलेज है तो आप आराम से वहाँ पे सर्वाइव कर सकते हो। ठीक है, आसान। अगर आप एक क्षेत्र की भाषा ही हमने कर लिया है तथा आप किसी से दिशाओं के बारे में नहीं पूछ सकते, तब आप इन चिन्हों की सहायता से यानी इन प्रतीकों की सहायता से मानचित्र में हम देखेंगे कि हमें किधर जाना है। मानचित्र हमें बताएगा कि इधर जाओ इधर जाओ, वास्तविक दूरी हम इजीली निकाल लेंगे अपने स्केल, जो स्केल दिया होगा मानचित्र पर उससे हम वहाँ की वास्तविक दूरी निकालेंगे और जो चिन्ह हैं उन पे ही होते हुए हम अपने डेस्टिनेशन तक पहुँच सकते हैं। मानचित्रों की एक विश्वव्यापी भाषा होती है। मानचित्र अपने आप में पूरे वर्ल्ड में क्या होते हैं, एक इंटरनेशनल एक लैंग्वेज है। अगर जिसने ये समझ ली है वो आराम से कहीं पर भी पहुंच सकता है और कहीं पर भी रह सकता है, अगर उसको मैप रीडिंग आ गई है तो, जिसे सभी आसानी से समझ सकते हैं। इन प्रतीकों के उपयोग के संबंध में एक अंतर्राष्ट्रीय, मैंने कहा था ना, इंटरनेशनल एक्सेप्टेंस मिली है कि सब जगह यही प्रतीक यूज़ होंगे, कोई भी चेंज नहीं करेगा। जो हमारे यहाँ देश में प्रतीक यूज़ हो रहे हैं वही प्रतीक अन्य देशों में भी यूज़ किए जाएंगे। ये रूढ़ प्रतीक कहे जाते हैं। ठीक है, इन प्रतीकों को क्या बोला जाता है, एग्जैक्ट रूढ़ प्रतीक। नेक्स्ट, विभिन्न रंगों का, ये मैं आपको बता ही चुकी हूँ कि नीले रंग का उपयोग कई बार हम कलर का किसके लिए करते हैं, जलाशय यानी पानी की जगह के लिए। भूरा रंग पर्वतों के लिए बचपन से करते आ रहे हैं। पीला रंग पठार प्लेट्यूज। हरा रंग ग्रीनरी दिखाने के लिए, ग्रीन ग्रीन है क्या है, यानी मैदानों को दर्शाने के लिए किया जाता है। कुछ देखो रेलवे लाइंस, जैसे अगर हम कहीं गए तो क्या होते हैं रेलवे लाइन, ब्रॉड गॉज किसे कहते हैं, गॉज मतलब होता है जो पटरियाँ होती हैं ना उनके बीच में कितना डिफरेंस है उसे बोला जाता है। जैसे ये ब्रॉड यानी ये है, देखो दो पटरियों के बीच में ये जगह है, ठीक है, ज़्यादा है, ब्रॉड है। मीटर गॉज दो पटरियों में कम जगह है। और ये क्या है हमारा रेलवे स्टेशन, आर एस लिखा हुआ है, हम फ़ौरन समझाएंगे अच्छा ये तो हमारे यहाँ रेलवे स्टेशन बोलते हैं, तो यहाँ पर भी आर एस रेलवे स्टेशन। रोड्स क्या है, मेटल और अनमेटल। मेटल मतलब जो मजबूत, जो ज़्यादातर हमारे किस में पाई जाती है, जो हमारे शहरों में पाई जाती है रोडें, जो कंक्रीट वगैरह से तैयार होती है चारकोल, प्रॉपर अच्छी रोड, वो होती है मेटल। अनमेटल ये देखो बिल्कुल प्रॉपर जा रही है बढ़िया रोड। और ये क्या है, ये ज़्यादातर गांव देहात में पगडंडी में ही चल चल के रोड बन जाती है, टूटी फूटी उबड़ खाबड़, तो ये क्या है, ये गाँव में पाई जाती है ज़्यादातर रोड्स। ये निशान है, अगर हम जा रहे हैं गाँव में तो हमें ज़्यादातर ये निशान देखने को मिलेंगे कि आगे भैया प्लेन रोड नहीं, इस तरह का उबड़ खाबड़ रास्ता है। बाउंड्रीज़ हमें पता है इंटरनेशनल और स्टेट और डिस्ट्रिक्ट, इंटरनेशनल बाउंड्रीज़ ये होती हैं, ये दिखाया जाता है। स्टेट हमारी ये छोटे से बिंदु हो गए और ये डिस्ट्रिक्ट की बाउंड्री है हमारी। रिवर हमारे ये देखो ये फ्लो कर रही है, ब्लू कलर की ये रिवर है, ये हमारा वेल कुआं, ये कैनल जा रहा जो, और ये क्या है हमारा ब्रिज वगैरह। टेम्पल इस तरह से दिखाए जाते हैं, चर्च प्लस का साइन है हमारा। मॉस्क्यू हमारे ऊपर ये देखो, ये इसके भी याद करें ना, मॉस्क्यू में ये 3 है प्लस, ठीक है। और छत्रीज क्या होते हैं, छत्रीज एक मॉन्यूमेंट जो हमारे, थोड़ा सा बता देती हूँ, जो हमारे जाट या फिर कहते हैं ना कि राजपूत लोगों ने अपने याद में बनाए गए हैं जो, तो उनको बोला जाता है। ये कुछ इस तरह के होते हैं ये, ठीक है। ये और ऊपर से ये हमारा जो टेम्पल है उसके बीच में ये गोला है, ये याद कर लेना इस बार, शायद आ सकते हैं। ये जो गोला है ये टेम्पल है, और जब ये गोला नहीं है और नीचे इसका द्वार भी है, और ये क्या है, इसमें कोई गोला नहीं है, ये डिफरेंस है दोनों में, ये टेम्पल और ये छतरी है। पोस्ट ऑफिस जिसे पीओ बोला जाता है, पोस्ट एंड, एक मिनट पेन ले लेती हूँ,
पोस्ट ऑफिस पीओ, पोस्ट एंड क्या है, टेलीग्राफ ऑफिस, पुलिस स्टेशन, सेटलमेंट, ग्रेवयार्ड। ग्रेवयार्ड क्या होते हैं, जहाँ पर दफनाया जाता है, कब्रिस्तान वगैरह। ट्रीज़, येरी ट्रीज़ और ग्रासेस, ज़्यादातर हम लोग ये बनाते भी हैं ऐसे, जब भी हम पेंटिंग वगैरह करते हैं इस तरह से यूज़ करते हैं। तो ये जो हमारे हैं ना, ये प्रतीक हैं, छोटे छोटे अक्षर भी ले सकते हैं, कलर्स भी ले सकते हैं, कैसे भी करके। ये क्या है, पूरे इंटरनेशनल लेवल पर इनकी एक्सेप्टेंस है। जहाँ भी हम जाएंगे यही प्रतीक यूज़ होंगे, ये याद रखिएगा, यही प्रतीक। नेक्स्ट, रेखा चित्र एक आरेखण है जो पैमाने पर आधारित न पे निशान लगा लेना। रेखा चित्र यानी सिंपल एक हमने स्केच बनाया, कोई पैमाना यूज़ नहीं करा। अगर पैमाना यूज़ कर लेते तो मानचित्र बन जाता, मैप। ठीक है, पैमाना यूज़ ना करके रफली हमने एक आइडिया खींच लिया। रेखा चित्र एक आरेखण है जो पैमाने पर आधारित है, याददाश्त, हमारी मेमोरी। अगर मुझे अपने दोस्त को कहना है कि मेरे घर आ, तो मैं रफली उसे क्या बोलूँगी, अच्छा मैं थोड़ा क्या है, जब तू नीचे आएगा सामने, तो सामने तुझे एक टेम्पल नज़र आएगा, मंदिर। मंदिर से लेफ़्ट ले लियो, वहाँ से राइट ले लियो, फिर लेफ़्ट, और सामने एक आम का पेड़ होगा, उसी के साथ में मेरा घर है। तो ये क्या है, ये कोई मैंने एग्जैक्ट उसको ना डिस्टेंस बताया कि इतने किलोमीटर आना है, ना मैंने उसको एग्जैक्ट लोकेशन बताई कि ये नाम है। मैंने क्या लिया, रफली उसे एक स्केच बना के दे दिया। ठीक है, रफली क्या किया, रेखा चित्र बना दिया, इस तरह से रेखाएं खींच के। ये गया इधर से लेफ़्ट, राइट टर्न से फिर यहाँ पर एक ट्री आएगी, फिर वहाँ से पान की दुकान में। तो मैं अपने घर का एड्रेस बता रही हूँ, लेकिन किससे, क्योंकि वो मेरे दिमाग में है। तो याद रखिए, रेखा चित्र एक वो क्या होता है, एक इस तरह की ड्राइंग है जो याददाश्त पर आधारित है, ना कि पैमाने पर। कोई भी ये वास्तविक दूरी नहीं बता रही है, ये सिर्फ मेरी मेमोरी बेस्ड होता है। ये आप याद रखना, मेमोरी, याददाश्त पे निशान लगा लेना। स्थानीय प्रेक्षण पर आधारित होता है, बार बार मैं एक जगह पर गई हूँ और मुझे पता है उस जगह के पूरा की रूट क्या है, इधर से इधर जाना है, इधर से इधर जाना है, यहाँ पे दुकान आएगी, उससे लेफ्ट टर्न लेना है, वहाँ से राइट। तो ये क्या है, ये मैंने डेली जा कर जो मेरा एक्सपीरियंस हुआ है वो मेरे दिमाग में छप जाती हैं। कई बार हम लोगों की चीज़ें कहीं की हमें पता नहीं होता, लेकिन हमें एग्जैक्ट नहीं पता कितनी दूरी पर है। तो याद रखिए, इस पर पैमाने का यूज़ नहीं होता। ये क्या है, हमारी मेमोरी बेस्ड होता है। कभी कभी किसी क्षेत्र के एक कच्चे आरेखण की आवश्यकता वहाँ के एक स्थान को सापेक्ष दिखाने के लिए होती है। कच्चा आरेखण रफली मैंने लिख कर दे दिया, छोटी छोटी लाइनें खींच के, हाँ भाई तू लेफ़्ट ले लियो, राइट चला जियो, इस तरह का कच्चा आरेखण। यहाँ से जब तू बस से उतरेगा, यहाँ पे तुझे जूस वाला मिलेगा, जूस वाले से अंदर टर्न ले लियो, वहाँ पे एक मंदिर आएगा, मंदिर से लेफ़्ट हो जाना है। तो ये क्या, कच्चा रफली है ये। ठीक है, इसे क्या बताया था, रेखा चित्र। ये यूज़ होते हैं। मान लीजिए आप अपने मित्र के घर जाना चाहते हैं, लेकिन आपको रास्ते की जानकारी नहीं है, सेम वही जो मैंने आपको एग्जांपल दे चुकी हूँ। आपका मित्र अपने घर के रास्ते को, अब उल्टा हो गया, मैं कहीं जाना चाहती हूँ और मैं उससे उसका क्या बोल रही हूँ, अपना एड्रेस दे दे। तो वो कह रहा है ठीक है मेरे घर आइयो, और उसमें वो क्या कर बना रहा है, घर के रास्ते को बताने के लिए कच्चा आरेखण बनाता है। रफली बताएगा, इधर से इधर, जैसे मैंने बताया उसको वैसे ही वो भी बता रहा है, इधर से इधर जाना है, सीधा लेना है, उल्टा लेना है, फिर सामने ये क्या कहते हैं एक दुकान आएगी, वहाँ पर टेलीफोन वाला होगा, उससे फिर राइट हो जाना है। तो ये क्या है, रफली बता रही हूँ मैं कोई मेजर करके नहीं बता रही कि इतना इतना माप है इसका। ठीक है, तो अपने बनाने के लिए कच्चा आरेखण बना सकता है। इस प्रकार कच्चे आरेख को बिना पैमाने, याद रखिएगा इसमें पैमाना यूज़ नहीं होता, से खींचा जाता है, इसे रेखा चित्र मानचित्र कहते हैं। नेक्स्ट, खाका क्या होता है, ज़्यादातर जब भी हम घर वगैरह बनाते हैं ना, उसकी लंबाई चौड़ाई, कितना हमारा किचन होगा, कितना हमारा ड्राइंग रूम होगा, इसके लिए हम खाके खींचते हैं। याद रखिएगा, रेखा चित्र और खाके में फ़र्क है। रेखा चित्र हमारी याददाश्त पे था, इसमें देखिए एक छोटे क्षेत्र का बड़े पैमाने पर खींचा गया रेखा चित्र खाका कहलाता है। छोटा क्षेत्र, मैंने कहा था अगर एरिया छोटा है और उससे ज़्यादा अच्छे से हमें दिखाना है तो उसके लिए बड़ा पैमाना यूज़ होगा, समझ गए। खाका क्या है, एक छोटे से एरिया को दिखाने के लिए बड़े पैमाने का यूज़ किया जाता है, उसे खाका कहा जाता है। उस चित्र को, एक बड़े पैमाने वाले मानचित्र से हमें बहुत सी जानकारी प्राप्त होती है, लेकिन कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जिन्हें हम क्या होता है, बड़े पैमाने पर मैंने कहा था कुछ कुछ हमें जानकारी मिलती है। लेकिन अगर मैं कहूँ कि मुझे एक कमरा बनवाना है,
ठीक है, उसमें मेरी ना इतनी ऊंचाई होनी चाहिए 16 फीट की, और उसमें जो मेरी दीवारों में ये होना चाहिए एक, और जो हमारे नीचे जो टाइल्स लगेंगी वो 4x3 या ऐसे बताना। तो उसको क्या बुलाता है, उसमें क्या होगा, हम बड़े पैमाने का यूज़ करेंगे, एकदम डिटेल में जाके ये घर है, ये कमरे हैं, इसमें इतनी दीवारें होंगी, इतनी इनकी लंबाई चौड़ाई होगी, तो उसके लिए खाका खींचा जाता है, जिन्हें हम कभी कभी जैसे किसी कमरे की लंबाई चौड़ाई मैंने आपको बता दिया है। लंबाई चौड़ाई जानने के लिए हमें बहुत ज़्यादा डीप नॉलेज होनी चाहिए, स्टडी करनी पड़ेगी, और उसके लिए हमें क्या कहते हैं, बड़े पैमाने का यूज़ करना पड़ेगा, क्योंकि कमरा बहुत छोटा होता है और छोटे कमरे को किस पैमाने पर दिखा जाएगा, बड़े पैमाने पर। ठीक है, लंबाई चौड़ाई जैसे मानचित्र में नहीं दिखाया जा सकता, मैप पे तो हम दिखा नहीं सकते कमरे को, तो उसके लिए क्या करेंगे, एक खाका वाला वो होता है चित्र, उस समय हम लोग बड़े पैमाने वाले रेखा चित्र खींच सकते हैं, जिसे खाका कहा जाता है। समझ गए, खाका यानी एरिया कम और पैमाना कैसा होगा, बड़ा हो जाएगा। याद रखिएगा, अगर एरिया छोटा है तो हम किसका यूज़ करेंगे, बड़े पैमाने का, और अगर एरिया ज़्यादा बड़ा है तो हम किसका यूज़ करेंगे, छोटे पैमाने का। ये छोटी छोटी चीज़ें याद रखना आप लोग। अब सीटेट के क्वेश्चंस देख लेते हैं कौन कौन से आए हैं। एक मानचित्र एक ऐसे पैमाने का प्रयोग करता है जिसमें 1 सेंटीमीटर धरती पर 20 मीटर के बराबर है। यदि मानचित्र यानी 1 सेंटीमीटर किसके बराबर है, 20 मीटर के बराबर। यदि मानचित्र पर दो स्थानों के बीच की दूरी कितनी है, 5 सेंटीमीटर। मानचित्र पर, ये हमारी वास्तविक दूरी है, याद रखना, वास्तविक दूरी क्या है हमारी, 20 मीटर। और मानचित्र पर दो स्थानों के बीच की दूरी कितनी है, मानचित्र पर कितनी है, यानी मानचित्र मैप पर कितनी है हमारी, अपॉन में क्या आ जाएगा, 5 सेंटीमीटर। वास्तविक दूरी थी 20 मीटर और मानचित्र पर कितनी थी, 5 सेंटीमीटर। तो यानी हमारा क्या आ जाएगा, 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू कितना था हमारा, 4 मीटर। ठीक है, 1 सेंटीमीटर 20 मीटर के बराबर है। तो कह रहा है कि दो स्थानों के बीच की दूरी 5 सेंटीमीटर हो तो उनके बीच की वास्तविक दूरी, वास्तविक दूरी निकालनी है, 1 मिनट, वास्तविक दूरी नहीं है ये। 1 सेंटीमीटर किसके बराबर है हमारा, 20 मीटर के बराबर। और यदि मानचित्र पर दो स्थानों के बीच की दूरी 5 सेंटीमीटर, हमने क्या ले रखी है मानचित्र पर, 5 सेंटीमीटर, और ये हमारी कौन सी थी, 1 सेंटीमीटर 20 मीटर के बराबर। तो 5 सेंटीमीटर क्या आ जाएगा, 20 × 5 100 मीटर के बराबर। ठीक है, 5 × 2 = 100 मीटर के बराबर क्या होगी उसकी वास्तविक दूरी होगी। अगर हम इसे भी तोड़ते हैं, देखो वापस 20 मीटर कैसे निकलेगा, तो 100 मीटर को हमने किससे तोड़ दिया था, दो स्थानों के बीच की दूरी कितनी दिखाई गई है हमारी मानचित्र पर, 5, तो 5 दूनी 10, तब भी हमारा 20 मीटर आ गया। ठीक है, ऐसे करके हम क्रॉस चेक कर सकते हैं। तो इसमें आंसर आ जाएगा हमारा 100 मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित आरेख में कौन सा तीर दक्षिण पूर्व, सिंपल, दक्षिण मतलब साउथ, पूर्व मतलब ईस्ट, साउथ ईस्ट, ये हमारा कौन सा है, नॉर्थ, ये हमारा साउथ, नॉर्थ के सीधे हाथ की तरफ ईस्ट और इधर वेस्ट, तो हमारा दक्षिण पूर्व यानी साउथ ईस्ट, डी होगा आंसर, डी। समझ गए, ये क्या है हमारा साउथ ईस्ट और दक्षिण पूर्व को क्या होता है साउथ ईस्ट, तो डी जो है हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट, मानचित्र को समझने की सर्वव्यापी भाषा को समझा जा सकता है। सर्वव्यापी भाषा कौन सी थी, प्रतीकों का जो हम करते थे, और उन प्रतीकों के एग्जैक्ट जो नाम था रूढ़ चिन्ह, जो कहीं भी जाएंगे हम अपने देश में या विदेशों में सब जगह सेम ही होंगे। नेक्स्ट, ए कौन सी दिशा दर्शा रहा है, ये हमारा नॉर्थ, सीधा है साउथ, ईस्ट, वेस्ट, वेस्ट यानी पश्चिम दिशा, ए कौन सी जगह पर है हमारा, पश्चिम दिशा में। नेक्स्ट, कौन सा एक घटक नहीं है, मानचित्रों के कौन कौन से घटक होते थे, दिशा, दूरी, प्रतीक, लेकिन आकार नहीं होता,
तो आंसर इसका है ये वाला, आकार। प्रतीक, दूरी और दिशा तीनों होते हैं, लेकिन आकार नहीं होता। दूरी एवं दिशा का प्रतिनिधित्व करने वाला कौशल निम्नलिखित में से कौन सी अवधारणात्मक क्षेत्र के साथ संबंध रखता है? दूरी और दिशा किसमें थी? हमारे मानचित्र में। नेक्स्ट, कक्षा में मानचित्र के प्रयोग के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से सही कौन है? मानचित्र एक सामाजिक और राजनीतिक, बिल्कुल, मानचित्र क्या होते हैं? राजनीति से संबंधित क्या थे हमारे? राजनीतिक मानचित्र। ये सही है। चिरकाल में उत्तर को सदा नहीं, चिरकाल में उत्तर को सदा सामाजिक राजनीतिक नहीं, गलत है ये। मानचित्र एक त्रिआयामी नहीं, मानचित्र 2D होता है। शिक्षार्थियों में समय की अवधारणा को विकसित करने के लिए मानचित्र नहीं, मानचित्र दिशा और दूरी को दिखाता है, समय को नहीं। तो केवल क्या आएगा इसका? ए सही है इसका जवाब, क्योंकि मानचित्र एक सामाजिक और राजनीतिक निर्मित है। राजनीति कौन सा था हमारा? क्या था? राजनीतिक मानचित्र राजनीति वाले पे निर्भर करते हैं, जैसे राज्य, फिर मैंने कहा था जिले, फिर छोटे छोटे गांव, किस में दिखाते हैं हम लोग? राजनीतिक मानचित्र पर दिखाते हैं। तो चलिए, आज का हमारी क्लास यहीं तक थी। तो आई होप आपको ये क्लास पसंद आई हो, और अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो मैं बार बार कह रही हूँ, अगर आपके डाउट्स होते हैं तो उनको कमेंट में ज़रूर शेयर कीजिए, ज़रूर बताइए, क्योंकि आप गलत मत पढ़िए। सीटेट का पेपर एक एक नंबर बहुत कीमती होता है हम लोगों के लिए। तो अच्छे से इनको चैप्टर्स को बार बार रीड करिए, और जो भी प्रॉब्लम्स हैं उन्हें अगर आप खुद सॉल्व करें अच्छी बात है, मुझे ज़रूर बताइए, ताकि हम नेक्स्ट क्लास में उसको डिस्कस करें और आपकी जितनी भी प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकें। तो चलिए, आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार।